वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज 19 नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सीरीजेज हैं आपकी 19 होने वाली है आज। तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेली बेसिस पे दी जा रही है इसी चैनल पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की और जीके का। तो आप लोग डेफिनेटली चैनल पे बने रहें। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने 18 सीरीज जो अपलोड किया है उसको भी एक बार जरूर देखे। वो प्रैक्टिकल टाइप में एमसीक्यूज लिया गया है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट रहेगा या फिर किसी तरह की बीमारी है तो आप क्या करेंगे उनके लिए। तो ऐसा करके क्वेश्चंस दिया गया है 18 सीरीज में। आप उस सीरीज को जरूर एक बार वॉच करें और लास्ट का क्वेश्चन का आंसर जरूर करें एंड वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन दी जाती है आप लोग के लिए जिसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ये आपकी बायोस में क्वेश्चन कहीं कहीं रिलेट करेगा डियर, जो कि आपकी बेसिक साइंस से। द सेरोलॉजिकल रिएक्शन विद सैनिटाइज बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड। सीरोलॉजिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया को फाइगोसाइटोसिस के लिए संवेदनशील बनाता है तो को अग्लूटिनेशंस या न्यूट्रलाइजेशंस या अपोजोनाइजेशंस या फिर कमिटमेंट फिक्सेशन कंप्लीमेंट फिक्सेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए डियर? ऑप्शन इसमें सी आएगा, यानी कि देखिएगा ऑप्शनाइजेशंस। वो एग्लूटिनेशंस जो होता है आपका ये प्रोसेस होता है एग्रीगेशंस ऑफ पार्टिकुलेट एंटीजन बॉन्ड विथ अग्लूटेन्स ऑफ मोर देन वन स्पेसिफिसिटी, जो कि आपका यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है एसिड की बेस के लिए और रिएक्ट करता है किसको? क्वांटिटेटिवली विथ ईच अदर के साथ। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है? ये टेस्ट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है। डाइट कैन यूज टू डिटेक्ट आइदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी और स्पेसिफिक एंटीजन इन द पेशेंट सीरम बेस्ड ऑन अक्यूरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है रैशनल के साथ। और राइट आंसर इसमें जो हो रहा है आपका ऑप्शनाइजेशन, जो कि आपका सीरोलॉजिकल रिएक्शन है इसका, जो बैक्टीरिया को फाइगोसाइटोसिस के लिए संवेदनशील बनाता है, ये कहलाएगा आपका ऑप्शनाइजेशन। Next question, dear. The hypofunction of the anterior pituitary gland that rarely affect the posterior lobe leading to. पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि का हाइपो और फंक्शन जो शायद ही कभी पीछे के लोब को प्रभावित करता है, तो ग्रेव्स डिजीज या सिमॉन्स डिजीज या फॉलिंस सिंड्रोम या लेवी सिंड्रोम। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, सिमॉन्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ देखिएगा नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस इंक्लूड। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के कारणों में शामिल है एडियोपैथिक या जेनेटिक या हेड इंजुरी या फिर देखिएगा हिस्टोसाइटोसिस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? आपका ऑप्शन बी आएगा, जेनेटिक। क्योंकि नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज जो इंसिपिडस characterized by inability to concentrate the urine which result in polyuria है ना। डायबिटिक में क्या होता है? एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होता है ज्यादातर एंड पोलिडेप्सिया होता है, ज्यादा प्यास लगता है, ज्यादा यूरिन होती है और ज्यादा भूख भी लगता है। कॉजेज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस आइदर एक्वायर्ड और हेरिडिटरी जेनेटिक जो है ऑप्शंस ए सी एंड डी आर कॉजेज ऑफ क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस। ए सी और डी जो है ना किसके लिए है? आपका क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस का ऑप्शन है। तो जेनेटिक इज मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? जेनेटिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का कारण क्या हो सकता है? तो डैमेज ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग थायरोइडेक्टोमी या कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द ग्लैंड या फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल्स या डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज टू पैराथायरॉयड सेल्स। ये आपका स्टेप में है, ए बी सी होगा, बी सी डी होगा, ए बी डी होगा, ए बी सी डी होगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ए बी और डी तीनों का तीनों इसमें राइट आंसर होगा। कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड इंजुरी टू रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स या आपका डाइजीगोर सिंड्रोम, जेनेटिक ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रेडिएशन, ट्रीटमेंट एंड लो मैग्नीशियम लेवल। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, while preparing a patient for surgery who has diabetes mellitus, the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with this disease.
डायबिटीज मेलाइटिस वाले मरीज को सर्जरी के लिए तैयार करते समय नर्स को इस बीमारी से जुड़े निम्नलिखित में कौन से संभावित सर्जिकल जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं डियर। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, पुअर वुंड हीलिंग, क्योंकि हमारा क्या है, डायबिटीज पेशेंट है। डायबिटिक वाला, शुगर वाला पेशेंट में जल्दी जख्म अच्छा नहीं होता, हिल नहीं होता। तो ये पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस हैव हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल विच कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल वॉल। ओवर टाइम इट लीड्स टू हियर आपका हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स विच रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो टू पेरिफेरल एरियाज में नहीं जा पाता है सही तरीके से, बंद हो जाता है। और वुंड also can elevated blood sugar level decreases the function of RBC that carry nutrients to the tissue. This lower the efficiency of WBC to fight which infections. So the nurse should be aware the poor wound healing is potential surgical risk associated with diabetes. यानी कि मधुमेह मेलाइटिस वाले रोगियों में उच्च स्तर शर्करा का स्तर होता है, जो रक्त कोशिकाओं के दीवार में वसा के जमाव के निर्माण में योगदान देता है। समय के साथ यह रक्त कोशिकाओं को सख्त और संकीर्ण भी कर देता है, जो परिधीय क्षेत्रों या घाव में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा एक उच्च रक्त शर्करा का स्तर आरबीसी के कार्य को कम भी कर देता है और पोषक तत्वों को ऊतकों तक ले जाता है। इससे डब्ल्यूबीसी के संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए नर्स को पता होना चाहिए कि खराब घाव भरना मधुमेह से जुड़ा संभावित सर्जिकल जोखिम है। VVI क्वेश्चन है डियर, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड आप कहीं और पढ़े होंगे बुक्स में, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके डायबिटीज से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कोड इंजरी इज एट द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर। C4 रीढ़ की हड्डी की चोट वाले ग्राहक के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है? तो न्यूरोजेनिक शॉक, रिस्पिरेटरी कंप्रोमाइज या पैरालाइटिक इलियस या फिर स्ट्रेस अल्सर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। Cervical injury above the level of C4 present a special problem because of the total loss of the respiratory muscle function. The fourth cervical vertebra is the level where nerves run to the diaphragm, the main muscle that allow us to breathe. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, मालफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच द आपका पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द लैमिना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा फॉल्स टू फ्यूज विथ और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कोड इज कॉल्ड। रीढ़ की विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी के दो स्पून विकास के साथ या बिना एक या एक से अधिक कशेरुकों के पटल का पिछला भाग फ्यूज करने में विफल रहता है, क्या कहलाता है? रेचियासिस या फिर आपका एंसेफेलोसिल या स्पाइना बिफिडा या एनासेफेली। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, रेचियासिस। ठीक है, यहाँ पे रेचियासिस जो होता है डेवलपमेंट बर्थ डिफेक्ट होता है, इन्वॉल्व न्यूरल ट्यूब विच अकर इन यूटेरो व्हेन द पोस्टीरियर न्यूरोफ्रॉन टू द न्यूरल ट्यूब फॉल्स टू क्लोज बाय 27 इंट्रायूट्राइन डे में ही। नेक्स्ट हमारा है एंसेफेलोसिल जो आपका क्रेनियल बिफिडा बोलते हैं, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, characterized by sac like देखिएगा protrusions of the brain and the membranes that cover it through opening in the skulls. नेक्स्ट हमारा आपका एनसेफेली, absence of major portion of the brain है ना, skull and scalp which occur during embryonic development, या फिर spina bifida, vertebral column is incompletely formed or absent. It can be two types होता है, spina bifida occult और spina bifida cystica. इन occulta में जो होगा skin intact and there is overlying sac but there is bony vertebral arch detect होगा। रेचियासिस का मतलब क्या था कि सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका बोथ वर्टिब्रल डिफेक्ट एंड विजिबल सैक ऑन द बैक विल बी देयर। तो ये आपका डियर राइट आंसर क्या हुआ, रेचियासिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next idea, the plexus that supply nerves to the skin and muscles of the upper limbs and some of the chest muscle is. फ्लैक्सस जो ऊपरी अंगों की त्वचा और मांसपेशियों और छाती की कुछ मांसपेशियों को नसों की आपूर्ति करता है। तो सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस। आप लोग के बायो में भी कुछ कुछ टॉपिक है डियर जो कि आपका इससे रिलेट कर रहा है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, ब्रैकियल प्लेक्सस।
Cervical plexus supply nerve to the back of the head and some neck muscles. Next, lumbar plexus supply nerve to the vascular आपका lacuna near the आपका देखिएगा saphenous hiatus and supply the skin below the inguinal ligament. Next हमारा sacral plexus supply nerves to the skin आपका and muscles of the pelvic and lower limb. वीडियो को शेयर जरूर करें डियर, लाइक भी करें, यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. नेक्स्ट डियर, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट या रिस्पॉन्स नॉन एज फाइट और फ्लाइट. तंत्रिका तंत्र का कौन सा विभाग एक प्रतिक्रिया शुरू करता है जिसे लड़ाई या उड़ान के रूप में जाना जाता है. ऑप्शन बी होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट वाइसेरल एक्टिविटीज सच एज. स्वतंत्रता तंत्रिका तंत्र आंतों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है जैसे कि राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव. रिस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट डियर, व्हाइल परफॉर्मिंग देखिएगा रोमबर्ग टेस्ट नर्स मस्ट इंश्योर पेशेंट्स. रोमबर्ग टेस्ट करते समय नर्स को मरीजों को सुनिश्चित करना चाहिए कि राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी यानी कि सेफ्टी. Romberg test used to assess neurological function for balance. The standing patient is asked to close eyes, positive that there is actual loss of balance, and patient fall while the close. And संतुलन के लिए न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का आकलन करने के लिए रोमबर्ग टेस्ट का उपयोग किया जाता है. खड़े मरीज को आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है. यह सकारात्मक है कि यदि संतुलन का वास्तविक नुकसान होता है और बंद होने पर रोगी गिर जाता है. Gait, posture and closing of eyes and observed during exam eyes are, but the priority is to ensure the patient's safety during examination. परीक्षा के दौरान चाल, मुद्रा और आंखों का बंद होना देखा जाता है, लेकिन परीक्षा के दौरान रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता होती है. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि सेफ्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग स्पाइनल शॉक. मूत्राशय की उम्मीद तब की जाती है जब रोगी रीढ़ की हड्डी में आघात का अनुभव कर रहा हो. तो यानी ऑप्शन सी है आटोनिक. आटोनिक समटाइम्स फ्लैसिड होता है ना. ब्लैडर सी द ऑर्गन डायलेट्स यूजुअली बट फॉल टू एम्पटी. This is often due to the brain sending incorrect signals of bladder, usually stemming from some kind of spinal cord injury or conditions such as multiple sclerosis. निष्क्रिय या कभी कभी झलता हुआ जो आपका झूलता हुआ मूत्राशय अंग को हमेशा की तरह फैला हुआ देखता है लेकिन खाली होने में विफल रहता है, या अक्सर मस्तिष्क द्वारा मूत्राशय को गलत संकेत भेजने के कारण होता है, जो आमतौर पर किसी प्रकार की रीढ़ की हड्डी के चोट या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थिति से उत्पन्न होता है. नेक्स्ट डियर, नॉर्मल रेंज ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना होगा? ऑप्शन सी आएगा 5 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट हैविंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. निम्न में से कौन सा एक क्लाइंट के आकलन में इंट्राक्रैनियल दबाव में वृद्धि की उम्मीद नहीं है? ऑप्शन बी आएगा क्लियर कॉन्शियसनेस में. Clear consciousness is not expected finding in assessment of client having increased ICP, intracranial pressure. Loss of consciousness is most sensitive and reliable indication of increased ICP. The source changes in consciousness is sign of increased ICP. Next, dear, which of the following is not yet triggering factor for seizure and epilepsy? निम्न में से कौन सा दौरे और मिर्गी के लिए ट्रिगरिंग कारक नहीं है? तो ऑप्शन डी आएगा डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी. अल्कोहल इंटेक और ड्रग यूज, एक्सपोजर टू फॉल्सिंग लाइट, हाइपर वेंटिलेशन, नॉन कॉम्प्लियंस टू मेडिकेशन एंड स्लीप डेप्रिवेशन आर कॉमन ट्रिगर फॉर सीजर, whereas decreased physical activity is positive activity that usually do not trigger seizure. बाद बाकी सबका सब क्या है? ट्रिगर सीजर का लक्षण है. नेक्स्ट है, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टोनिक क्लोनिक सीजर. जब किसी पुरुष क्लाइंट को टोनिक क्लोनिक दौरा पड़ता है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी होगा टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी माउथ, ताकि चोट न लगे मौत में. तो एनी पर्सन एक्सपीरियंसिंग टोनिक क्लोनिक सीजर मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू एंश्योर मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी. ठीक है, बचाना है चोट से. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्जर्व इन अ क्लाइंट विथ राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक. निम्न में से कौन सा एक क्लाइंट में एक सही
गोलार्ध स्ट्रोक के साथ नहीं देखा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट हेमिप्लीजिया। पेशेंट विथ राइट ब्रेन स्ट्रोक जो होता है लेफ्ट हेमिप्लीजिया एंड लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक विल हैव राइट हेमिप्लीजिया कहलाता है। तो दाएं मस्तिष्क स्ट्रोक वाले मरीजों में बाएं अर्धघाता होता है और बाएं मस्तिष्क स्ट्रोक वाले में दाएं अर्धघात होता है। यानी कि जिसका बाएं साइड होगा वो दायां होगा, दायां साइड होगा उसका बायां होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया क्योंकि राइट हेमिप्लीजिया, राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक की बात किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, राइट हेमिप्लीजिया। क्योंकि यहाँ पे नॉट बी ऑब्जर्व इन क्लाइंट विथ योर राइट हेमिप्लेजिक स्ट्रोक, निम्न में से कौन सा क्लाइंट में एक सही गोलार्ध स्ट्रोक के साथ नहीं देखा जाएगा, तो राइट हेमिप्लेजिया होगा नहीं। नेक्स्ट है डियर, नर्स हैज टू इंसर्ट अ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब टू अ स्ट्रोक क्लाइंट and understands that the best position for the insertion is। नर्स को एक स्ट्रोक क्लाइंट को नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है, नाक के द्वारा ट्यूब डालना है, और यह समझती हैं कि सम्मिलित के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा, हाई फॉलर पोजीशन हमेशा होता है डियर। पेशेंट विथ स्ट्रोक इज आल्सो एसोसिएटेड विथ डिस्फेजिया, therefore the insertion of NG tube become more difficult। स्ट्रोक के लिए रोगी को डिस्फेजिया भी होता है क्योंकि निगलने में कठिनाई होती है, स्वलोइंग करने में, है ना, इसलिए एनजी ट्यूब का सम्मिलन अधिक कठिन हो जाता है। तो हाई फॉलर पोजीशन जो होता है एजी होता है पेशेंट के लिए, ताकि एनजी ट्यूब रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। सेमी फॉलर और लो फॉलर पोजीशन प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, लेकिन स्पेशली इन आपका कोमाटोज पेशेंट्स। Next, idea, which of the following sign in a child with meningitis is characterized by a pain or resistance on extending the legs at the knee when the child is lying supine। meningitis वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण घुटने पर पैर फैलाने पर दर्द या प्रतिरोध की विशेषता है जब बच्चा झूठ बोल रहा है। ये डियर आपका मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस ब्रेन में, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्निक साइन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो meningitis is the inflammation of the meninges, leg irritating illness, कर्निक साइन फ्लेक्सिंग of the patient hip 90 degree extending the patient knee causes pain होगा। एंड देखिए ब्रुंस्की साइन जो है आपका flexing the patient neck causes flexion of the patient hip and knee are clinical sign facilitate the diagnosis of meningitis। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आया डियर आपका ऑप्शन से बी आया, कर्निक साइन। यदि meningitis से रिलेटेड पूछेगा तो साइन रहेगा तो कर्निक्स लिखिएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर, फीवर, हेडेक एंड न्यूक्चुअल रिजिडिटी आर क्लासिकल सिम्टम्स इन बुखार, सिरदर्द और गर्भाशय गिरोह में जकड़न इसके विशिष्ट लक्षण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, मेनिंजाइटिस। यदि डियर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें एंड आप व्हाट्सएप फॉलो कर लें, और जितने भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक दिया हुआ, आप डाउनलोड कर ले, ठीक है। उस जगह में टेस्ट ली जाएगी जो आप लोग को लास्ट में टेस्ट होगा। क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूड देखिएगा, न्यूक्चुअल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस हो जाता है गर्दन में आपकी, सडन हाई फीवर होगा, हेडेक होगा। दिस इज नॉन इज क्लासिकल ट्राइड ऑफ डायग्नोस्टिक साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है डियर, ब्रुंस्की साइन एंड कर्निक साइन आर डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, तो ये ऑप्शन बी होगा मेनिंजाइटिस के लिए, ये राइट आंसर बी आएगा। पॉजिटिव कर्निक साइन एंड ब्रुंस्की साइन आर ऑब्जर्व इन मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर यूज्ड टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट। ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए निम्नलिखित सभी उपायों का उपयोग किया जाता है, किसको छोड़कर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन को छोड़कर। मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द ब्रेन इंट्रावेस्कुलर स्पेस इज डिपेंडेंट ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। मैनिटोल hypertonic crystalloid solution is commonly used to reduce the ICP, but the hypoosmolar solution like 5% dextrose in water reduce serum sodium and increases brain water and ICP। right answer इसमें ऑप्शन सी आया, dextrose infusion। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसन डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंसन रोग में भौतिक मूल्यांकन खोज नहीं है। तो ऑप्शन ये होगा, अब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इज सिग्निफिकेंट नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन
disease. So cognitive impairment is likely to be finding in a patient with Parkinson disease. So absence of cognitive impairment is not a correct आंसर. ये राइट आंसर ऑप्शन इसलिए ए है क्योंकि नॉट या फिजिकल असेसमेंट का बात किया है. ऑल अदर गिवन सिम्टम आर प्रेजेंट इन पार्किंसन डिजीज आपका डिजीज में रहेगा. Question has negative stem with the keywords not finding and answer also has negative keywords absence of cognitive impairment. ये सब इसके अंदर में आएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है. Next, dear, which of the following lobe of the brain is affected earliest in the most of the cases of Alzheimer disease? अल्जाइमर रोग के अधिकांश मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग जल्द से जल्द प्रभावित होता है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा टेम्पोरल लोब होता है. ठीक है. अल्जाइमर डिजीज प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज दैट स्लोली आपका इरोड्स मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स एंड इवेंचुअली इवन द एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल टास्क. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया जिसको भूलने की आदत है. द हाइपोकैम्पस इज द टेम्पोरल लोब इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट अफेक्टेड ब्रेन रीजन इन अल्जाइमर डिजीज के लिए अल्जाइमर डिजीज हुआ है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट टेम्पोरल लोब को करेगा आपका. एंड इट इज डिसफंक्शन इज बिलीव टू अंडरलाइन द कोर फीचर ऑफ द डिजीज मेमोरी इम्पेयरमेंट. Next, dear, inability to carry out normal activities despite intact motor function is. बरकरार मोटर फंक्शन के बावजूद समान गतिविधियों को पूरा करने में असमर्था है तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अपैरेक्सिया. ठीक है. यहाँ पे देखिएगा एंडियोनिया इज आपका हेडोनिया इज इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर. And apathy is a state of indifference of आपका suppression of emotions. Then amnesia and deficit in memory caused by brain damage or disease. Physiological trauma. Apraxia, inability to execute complete coordination movement without muscular or sensory impairment. It occurs because of the underlying brain damage. Next है देखिएगा विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेज. तो ये लास्ट क्वेश्चन है डियर. आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका कि विटामिन ई की कमी के कारण क्या होगा. आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.